वेलकम टू आवर चैनल VSR लर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10th के मैथ्स का दूसरा अध्याय बहुपद और इसका संपूर्ण थ्योरी कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आपको प्रश्नावली का सॉल्यूशन भी, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पर। तो चलिए आज मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी को जान लेते हैं कि बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है, कि किसे बहुपद कहेंगे किसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो चलिए ये सारी बातें इस वीडियो में जानते हैं और इसमें शून्यांक भी होता है तो वो भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और प्लेलिस्ट में और वीडियो बने हुए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद का परिभाषा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुपद का जो परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, यह है बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है कि चर तथा गुणांक वाला वैसा बीजीय व्यंजक, कहता है चर तथा गुणांक वाला वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है इसका कि वैसा धनात्मक पूर्णांक यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक, यदि ये कोई बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये कहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें उसका घात जो है, घात यहाँ पर नहीं है, घात कुछ तो एक है और यहाँ भी एक है घात, और यहाँ पर घात 2 है। इसमें क्या है, घात 2 है। देखिए यहाँ पर 2 घात है। तो कहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यानी कि उसका घात जो होना चाहिए, उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका घात जो होना चाहिए वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे x² है प्लस x है और प्लस 7 है, तो इसमें घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा और ना ही बट्टे में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बताते हैं। और यहाँ पर कहता है कि यदि और 1 नंबर का कंडीशन है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर में यहाँ पर कहता है कि यदि व्यंजक में चर हर के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होता। यानी कि ये कोई व्यंजक है, ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, और इसमें जो है चर जैसे x जो है, यहाँ पर ये x जो है ये हर के रूप में है, हर में है। ये कौन चीज़ में है, हर में है, इसीलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। देखिए ये x 1/x को हम लिख सकते हैं 1/x को 1/x को x की पावर -1 दे सकते हैं, ठीक है। और बहुपद में x की घात यहाँ पर क्या हो जाता है, x बराबर -1 यानी कि -1 हो जाता है, इसीलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये सब बहुपद नहीं होगा। तो चलिए अब इसके आगे क्या कहता है, इसके आगे कहता है 2 नंबर का पॉइंट कहता है यदि व्यंजक में किसी चर का घात ऋणात्मक हो, बहुपद नहीं कहलाता है। यानी कि व्यंजक में चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका घात जो है क्या है, ऋणात्मक है, और यहाँ पर रूट है जो कि पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर जो है रूट है, तो रूट का अर्थ हुआ, रूट का अर्थ होता है उस पे पावर 1/, जैसे रूट 2 है तो रूट 2 पे पावर 1/2 होता है, और ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, 0.5 के रूप में है, जो कि पूरा अंक नहीं है। इसीलिए ये बहुपद में जो होता है उस पर जो घात होता है वह पूरा अंक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो है, इसमें भी यहाँ पर 3x² है और प्लस में जुटा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं x पे पावर -3, इसलिए यह क्या हुआ, बहु नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो कंडीशन है कि लेकिन 1/3 और x एक बहुपद है। यहाँ पर देखिए बट्टे में जो है, बट्टे में 1/3 हो सकता है, लेकिन x बट्टे में नहीं हो सकता, ठीक है। x बट्टे में नहीं हो सकता है, लेकिन 1/3 हो सकता है, यानी कि 0.5x² ये सब हो सकता है, 2x इस प्रकार से बहुपद हो सकता है, परंतु 1/x या 1/x² ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है बहुपद में चर तथा अचर। तो देखिए बहुपद में जो है चर तथा अचर क्या होता है, तो बहुपद में चर जो होता है, जैसे चर बोलेंगे उसको
कि यहाँ पर देखिए बहुपद में जो चर होता है वह होता है, जैसे ABCD का अक्षर जितना भी होता है वह चर बोलेंगे, यानी कि ABCD के सभी अक्षर को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। जैसे ABCD इस तरह से ABCD XYZ ये भी जो भी होगा ये इसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और अचर बोलेंगे जैसे उसमें अंक रहता है, अंक को क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अचर में क्या आ जाता है आपको, 3 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, अचर हो गया। जैसे आप बहुपद जो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2x, यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x, इस प्रकार से बहुपद लिखते हैं, +1। तो ये 2 जो है, ये 2 क्या है, ये अचर है, और ये x² क्या है, चर है। यहाँ पर 3 भी अचर है और 1 भी क्या है, अचर है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। नोट में लिखा हुआ है कि 2x + 3 में 2 तथा 3 जो है तथा x एक 3 अचर है तथा x एक चर है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि 2x + 3 में 2 जो है ये चर है। तो क्या है, दो चर है और ये 2 और 3 क्या है, चर है। और x जो यहाँ पर है, x ये अचर है। 2 और 3 क्या है, अचर है, ठीक है। 2 3 अचर है और x चर है। तो चलिए उसके बाद कहता है गुणांक, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट किस प्रकार से बताते हैं, तो कोफिशिएंट होता है कि यहाँ पर देख लीजिए, माना कि ये कोई बहुपद है, ठीक है। इसको बहुपद बोलेंगे, यानी कि कोई बहुपद है और ये कोई बहुपद है और इसमें बोलेंगे कि गुणांक इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x² का जो गुणांक होगा, x² का गुणांक हुआ होगा 3, x के पीछे में क्या है, 3 है। तो x के पीछे में 3 है तो x² का गुणांक 3 हो जाएगा। और y का गुणांक पूछ रहा है, तो y का गुणांक y के पीछे में देखिए क्या है, गुणा के रूप में जो रहता है 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर z, और z के पीछे में देखिए z है अकेला और बीच में पीछे में प्लस है तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा z पर। तो यानी कि z का जो हो जाएगा गुणांक हुआ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणांक निकालते हैं। देखिए कहता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल। तो टाइप इसका क्या होता है, यानी कि बहुपद जो होता है वह कितने प्रकार के होता है, यानी कि बहुपद जो होता है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद देखिए कितने प्रकार के होते हैं, एकपदी बहुपद होते हैं, एकपदी बहुपद। और एकपदी बहुपद उसमें उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है एक ही पद है, इसमें एक ही पद दिया हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक ही पद है, ठीक है। एक ही पद है इसीलिए इसमें जोड़ घटाव के रूप में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक पद दिया हुआ है। एक ही पद होने के कारण यह एक पदी बहुपद है। अब चलते हैं आगे। अब कहता है द्विपदी बहुपद। तो देखिए द्विपदी बहुपद क्या होता है, यहाँ पर कहता है द्विपदी बहुपद, यहाँ पर द्विपदी बहुपद। तो देखिए द्विपदी बहुपद यानी कि बायोनोमियल। तो इसको बोलेंगे द्विपदी में क्या होता है, 2x + y दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं 2x + y 3x² + y। इस प्रकार का बहुपद क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। उसके बाद आप अब है त्रिपदी बहुपद। इसमें देखिए 2 ठो पद है, द्विपदी बहुपद में क्या होता है, 2 ठो पद होता है। और त्रिपदी बहुपद में क्या हो जाता है, 3 ठो पद होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं त्रिपदी बहुपद में क्या होता है, 3 ठो पद होता है। त्रिपदी बहुपद है और इसमें जो है 3 ठो पद होता है। आप देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी कि 3 पद होता है सब। तो 3 इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। अब देखिए इसके नोट्स में क्या कहता है, तो नोट्स में कहता है, नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 3 5 -7 भी एक बहुपद है। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। देखिए संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। इसमें बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। ये भी एक बहुपद है, ये सारे क्या है, बहुपद है, ये सभी क्या है, बहुपद है, ये सभी बहुपद है। और ये जो बहुपद है ये क्या, कौन से बहुपद कहलाते हैं, ये अचर बहुपद कहलाते हैं। ये जो है अचर बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है नोट में, फिर से नोट आ गया, यानी कि नोट में कहता है कि 0 भी एक बहुपद है। 0 भी क्या है, एक बहुपद है, इसे शून्य बहुपद कहा जाता है। 0 भी क्या है, एक बहुपद है और इसे क्या कहा जाता है, 0 भी एक बहुपद है और इसे शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद, इसे शून्य बहुपद कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य बहुपद कहा जाता है। अब देखिए बहुपद की घात पर चलते हैं। बहुपद की घात किसे बोलते हैं, तो देखिए बहुपद की घात क्या होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बहुपद की घात। और बहुपद की घात को समझते हैं। तो यहाँ पर कहता है रेखिक बहुपद। कौन से बहुपद, रेखिक बहुपद। घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों या बहुपद के अनेक भाग होते हैं, जिस पे जितना घात होता है उस प्रकार से। यदि घात 1 हो तो उसको रेखिक बहुपद बोलेंगे, घात 1 हो तो बोलेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। और घात 2 हो तो बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बोलेंगे उसको। और घात 3 हो तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यानी कि
यदि घात 1 हो तो बोलेंगे रेखिक बहुपद और घात 2 हो तो रेखिक बहुपद बोलेंगे। जब घात 1 हो तो बोलेंगे रेखिक बहुपद। इसमें देखिए घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद बोलेंगे जिसमें घात 2 हो, ठीक है, जिसमें इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, यानी कि जिसमें घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद बोलेंगे जिसमें घात 3 हो। यहाँ पर देख रहे हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से, यानी कि ज़्यादा घात वाला को क्या बोलेंगे, उतना घाती होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, ज़्यादा है तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। और यहाँ इसमें 2 भी है, द्विघाती नहीं होगा, लेकिन 3 ज़्यादा है तो ये त्रिघाती बहुपद के अंतर्गत आ जाता है। इसको त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट, अब आता है द्विघात बहुपद का शून्यांक, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक को पढ़ते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के शून्यांक। तो जैसे मान के चलिए, माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक प्रकार का द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या है, ए है, तो पीछे में गुना के रूप में ए है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक ए। और यहाँ पर एक्स का गुणक बी हो जाएगा। देखिए एक्स के पीछे में बी है, तो एक्स का गुणक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक ए हो जाएगा और एक्स का गुणक जो है बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो है अचर पद है, तो यहाँ पर अचर पद लिखा हुआ है सी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद का शून्यांक यदि अल्फा तथा बीटा हो। तो देखिए द्विघात बहुपद का यदि शून्यांक अल्फा बीटा हो तो क्या हो जाएगा, एक नंबर में शून्यांकों का योग, यानी कि शून्यांकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक है और माइनस में है, ये सूत्र से होता है। तो शून्यांकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक माइनस तो सूत्र से है और बी हो जाता है एक्स का गुणक, और एक्स स्क्वायर का गुणक हो जाता है ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाय ये फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये फार्मूला है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे में आ जाते हैं, आगे में स्क्रॉल कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर में शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है उसको पढ़ते हैं। देखिए शून्यांकों का यहाँ पर योगफल दिया हुआ है, तो शून्यांकों का योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल अचर पद। देखिए यहाँ पर अचर पद बटे में हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अचर पद क्या है, अचर पद है, यहाँ पर देखिए अचर पद है सी। अचर पद क्या है, अचर पद सी है, यहाँ पर अचर पद सी है। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो जानते हैं ये है, तो क्या हो जाएगा गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी कि ये आपका फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए, ये फार्मूला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है, आप देखे होंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए उसको बताते हैं। यहाँ पर कहता है कि ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श करेगी अथवा काटेगी उसका शून्यांक भी उतना ही होगा। देखिए इस ग्राफ में जो है एक्स अक्ष, ये वाला जो है नीचे वाला ये एक्स अक्ष है और ये जो है वाई अक्ष है। तो इसमें जो देखिए इसमें क्या है कि एक्स अक्ष को कई बार काटा है ये ग्राफ जो गया है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर एक बार टच किया है, तो मिला के हो जाता है 1 2 3 4 और 5। तो देखिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। तो चलिए इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगर यदि मान के चलिए कोई ग्राफ है और उस पर नहीं छुआ गया, यानी कि एक्स अक्ष को नहीं काटा है, तो उसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या छुएगा तो उसका शून्यांक उतना हो जाएगा, यानी कि शून्यांकों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है त्रिघात बहुपद का शून्यांक। देखिए द्विघात बहुपद को तो आपने जान लिया बहुत अच्छे से, अब त्रिघात बहुपद पर चलते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद का शून्यांक। तो मान लीजिए, माना कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है, जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है ए और बी के जगह पे, और परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या बोलेंगे उसको, तो वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो अब देखिए ये एक त्रिघात बहुपद है जिसमें देखिए एक्स क्यू का जो गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक कैसे निकालते हैं, एक्स क्यू के पीछे में जो रहता है उसी को बोलते हैं, यानी कि गुना के रूप में जो रहता है। जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और एक्स स्क्वायर के पीछे में बी है, एक्स स्क्वायर के पीछे में बी है, तो बी क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर ए का जो गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो जाएगा, और एक्स का गुणांक सी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का गुणांक सी, और डी जो है अचर पद हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, अचर पद, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी,
अचर पद, डी क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आता है शून्यांक का योगफल गुणनफल, तो उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि त्रिघात बहुपद का शून्यांक यदि अल्फा बीटा तथा गामा हो। देखिए त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 को शून्यांक होगा, जिसमें पहला शून्यांक है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। और द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होता है, उसमें सिर्फ अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कहता है शून्यांकों का योग, क्या कहता है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग इसमें क्या हो जाएगा, 3 शून्यांक है, तो शून्यांक का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए मैं यहाँ पर माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने यहाँ पर देखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, और एक्स क्यू का गुणांक है ए, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस बी बाई ए। इस प्रकार से ये फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला यहीं आपको सवाल बनेगा आगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा नंबर में है 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। देखिए 2 शून्यांक लिए, जैसे अल्फा बीटा, इसको एक साथ लेकर के उसका गुणनफल किए हैं, फिर जोड़े हैं, उसके बाद बीटा गामा को लिए हैं, फिर जोड़े हैं, फिर गामा और अल्फा को लिए हैं एक साथ और जोड़े हैं। इतना जोड़ करके क्या होता है, सी बाई, यानी कि एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स का गुणांक सी था और एक्स क्यू का जो गुणांक था वह ए था, यानी कि त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक ए। तो इस प्रकार से सूत्र बनता है सी बाई ए। तो यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो आपको कहना पड़ेगा कि सी बाई ए होता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में यहाँ पर है शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो कहता है माइनस अचर पद, यानी कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ पर इसे अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणन। तो यहाँ पर देखिए शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है, और ये जो है अचर पद जो है डी था, और एक्स क्यू का गुणन तो ये आ रहा है सब बार से, यानी कि माइनस डी बाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। 3 फार्मूला इसमें है, त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला, 2 फार्मूला है द्विघात बहुपद में, और ये इसमें कंपैरिजन भी बताते हैं आगे। देखिए बने रहिए इस वीडियो में, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। एक द्विघात बहुपद में जो है अधिक से अधिक 2 शून्यांक ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। द्विघात बहुपद में 2 से ज़्यादा शून्यांक नहीं होगा, 2 ही शून्यांक होगा, और वो एक नंबर में होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, अब कहता है एक त्रिघात बहुपद में जो है अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है, और इसमें शून्यांकों की संख्या 3 हो सकती है, अधिकतम शून्यांक 3 हो सकता है, और यह हो सकता है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, 3 शून्यांक हो सकती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जान लेते हैं, वही फार्मूला है, इसको एक बार करा देते हैं ताकि याद हो जाए। तो देखिए फार्मूला नंबर 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, यानी कि अल्फा, देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। उसके बाद देखिए कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और देखिए उसके बाद है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई, जो कि फर्स्ट सूत्र के समान है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई, और ये सूत्र क्या है, एक ही समान है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये दोनों सूत्र जो है फार्मूला जो है, ये दोनों फार्मूला एक समान है, इसमें भी माइनस बी बाई आंसर है और इसमें माइनस बी बाई, और ये द्विघात बहुपद के लिए है योग बराबर सूत्र, और ये है त्रिघात बहुपद के लिए योग बराबर सूत्र। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें गुना वाला सूत्र है, तो इसमें भी गुना वाला सूत्र है, यहाँ भी गुना वाला सूत्र है, और ये जो है द्विघात बहुपद के लिए है गुना वाला सूत्र, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद के लिए है गुना वाला सूत्र। तो चलिए इसको समझ लीजिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दोनों सूत्र सेम है, और सिर्फ यहाँ पर एक तो सूत्र में थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाता है माइनस डी बाई, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी बहुत आसान है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई, ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए और एक सूत्र का उपयोग होगा जिसमें भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी यूज हुआ था विभाजन एल्गोरिथम में। अब जब सेकेंड चैप्टर में प्रश्नावली का सोल्यूशन करेंगे तो इस सूत्र का इसमें भाग है तो इसमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भाजक बराबर गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का बहुत यूज होगा, इसका बहुत यूज होगा। तो देखिए इस सूत्र को जो है इसमें लिखा जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है यहाँ पर फार्मूला को। और फाइनली आपको याद हो गया होगा ये फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरी। तो अगले दिन क्या करेंगे इसका ये थ्योरी तो पूरा हो गया, अब जो कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली का सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में आप लोगों को इस चैनल पर बताया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स नोट्स भी प्रोवाइड इस चैनल पर आपको किया जाएगा और आपको बहुत ईजी वे में सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।